जेडीयू झंडा फहरा है, आने देवरी जी, चेतना जी, विकास जी, उपस्थित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि विद्यार्थी परिषद के संस्कारवान कार्यकर्ताओं के बीच में क्या बोलूं। बोलना चुनौतीपूर्ण है कि हम तो राजनीति करते हैं और राजनीति में किसी मोहल्ले में गए, मोहल्ले वालों का कंट्री बना देना, हाँ कर आते हैं, सड़क बना देना, स्कूल बना देना, बने या नहीं बने, पर ऐसे भाषण लेके लक्ष्यदार वोट लेके हम नेता बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। यही फर्क यहाँ से शुरू होता है विद्यार्थी परिषद से। जो कार्यकर्ता राजनीति में आता है वो देश के प्रति समर्पण भाव से, जनता के प्रति समर्पित होकर मैं ये भी सोच रहा था कि लोग कई बार गलत पूछ रहे हैं, आप जो पढ़ते थे तो क्या छात्र राजनीति में आप जनरल सेक्रेटरी रहे, अध्यक्ष रहे, तो कुछ नहीं ना। तो मेरे इस बात की इच्छा हो रही थी कि अगर मैं विद्यार्थी परिषद से शुरू से जुड़ा हुआ होगा तो मैं भी जेल में कोई पद प्राप्त करके बड़ा और भी बड़ा नेता बन सकता है। चलो ये बात सही है कि पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन राजनीति से दूर है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जवानों में, शिक्षित बच्चों में राष्ट्र निर्माण का काम करना, संस्कार देना, उनका चरित्र निर्माण करना, उनको देश के प्रति निष्ठा, समर्पण का भाव पैदा करना और ज्ञान के प्रति क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होनी चाहिए। समाज में संगठन कैसे, संगठन अनुशासन कैसे आए, देश संगठन कैसे हो, ऐसे संस्कार आप लोगों में डाले जाते हैं और उस संस्कार के आधार पर आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। और जैसे अश्विनी जी हैं, इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर रखा है और विद्यार्थी परिषद नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कैसे हो, संगठन मजबूत कैसे हो, एकनिष्ठ 24 घंटे विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते हैं, यानी देश के लिए काम करते हैं। और उसके कारण मेरी समझ में विद्यार्थी परिषद देश में ऐसा संगठन है जिससे बड़ा राष्ट्रीय ओतप्रोत भावना वाला संगठन देश में क्या दुनिया में भी नहीं होगा। इसके खिलाफ बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप ऐसे संगठन से जुड़े हो और इसको मजबूत करो, आप अपने आप को भी मजबूत करो, शिक्षा की दृष्टि से, मॉरल वैल्यूज की दृष्टि से,
शुचिता की दृष्टि से। तो हमारे समाज को शक्ति मिलेगी, देश को ताकत मिलेगी। ये बात सही है कि मैं छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ा रहा, लेकिन बहुत छोटी उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाने के कारण मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा संस्कारवान हूं, लेकिन देश की जगह में प्राण देने की, बलिदान देने की आवश्यकता पड़े तो चंद्रशेखर भगत सिंह की तरह हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है आजकल ऐसे जब बहुत हैं जो ये कहते हैं देश में लोकतंत्र को खतरा है। मैं मेरी पार्टी की बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहीं से संस्कार लेके गया हूं। तो लोकतंत्र की हत्या सबसे बड़ी अगर की, लोकतंत्र का गला अगर घोटा, लोकतंत्र के सारे स्तंभों को तहस नहस करने का काम किया, संविधान को नष्ट करने का काम किया, नेताओं को, हमारे पूरे संगठन को जेल के शीशों में डाल दिया, पत्रकारिता का गला घोट डाला। ऐसी कांग्रेस जिनकी नेता इंदिरा गांधी थी, वो आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और किस बात पर देते हैं? जेल में देश के विरोध में नारे लगे, देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, देश को खत्म करना कर रहे हैं, देश को खोखला करना चाहते हैं। देश में आतंकवाद कैसे पनपे, धर्म परिवर्तन कैसे हो, हिंदू समाज को, हिंदू संगठन को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दी गई विचारधारा को कैसे ज्यादा से ज्यादा आघात पहुंचाया जा सके, चोट पहुंचाई जा सके। अगर ये राष्ट्रवादी संगठन ध्वस्त हो गया तो भारत खंड खंड हो जाएगा। जिन लोगों की ऐसी विचारधारा है उनसे अपन को लड़ना है। ये लड़ाई अभी अपन को बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। इसे उन्होंने तो बाल्यकाल में तो सीखा। एक छोटा सा उदाहरण मेरे जीवन का, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, 22 साल का था, इमरजेंसी चल गई तो संघ ने तय किया, हमारे विचारधारा के नेताओं ने तय किया कि इमरजेंसी अगर ज्यादा दिन थोपी गई, लंबी चली, तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है इमरजेंसी हटे, इमरजेंसी के खिलाफ माहौल बने। तो भूमिगत होकर माहौल बनाते थे। तो मैं 22 साल की उम्र का था, हम लोगों को भी जिम्मेदारी थी। मैं उस समय मेडिकल कॉलेज बीकानेर में देश की सबसे बड़ी शाखा का मुख्य शिक्षक था डॉक्टर केवरीलाल। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी गई कि आप अहमदाबाद में जो सामग्री छपेगी, पैम्फलेट, पोस्टर, फोल्डर या दीवारों पर लिखा करने का काम करवाना आपका है। संगठन का आदेश था, एमबीबीएस करना था। और अगर मैं इस बात से डरता था कि मैंने जिम्मेदारी ले ली और पुलिस ने पकड़ लिया
तो मेरा भविष्य बर्बाद है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं करी, डॉक्टर बने ना न बने, लेकिन मेरा देश बचना चाहिए, इसलिए कितना भी त्याग करने की जरूरत है, हम क्या करें। जिम्मेदारी ली, सामग्री पार्टी, अहमदाबाद से जाते थे, कैसे जाते थे, इमरजेंसी में जगह जगह पोस्ट लगी रहती थी और लाके वितरण करना, राजभर में ठेका काम था, लेकिन किया 13 महीने तक सफलतापूर्वक ये काम हम करते हैं। आज तो पुलिस को पता नहीं क्या पकड़ा, और पकड़ने के बाद जिस बेरहमी से मारा, बस इतना कह सकता हूं कि प्राण निकलना बाकी रह गया, किंतु भगवान की कृपा से चूंकि हम ईश्वर ने कहा कर रहे थे, इसलिए हम बच गए और आज भी हम रास्ते का आनंद ले रहे हैं। हमने कहां से सीखा? अगर एबीवीपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हमारी विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी संगठन है, वहां से अगर हमने संस्कार दिया हुआ नहीं होता, तब तो एक ही घंटे में बता देते कि मोदी जी छपाते हैं, फलानी जगह छपाते हैं और हम आए हैं। इसलिए ये संगठन सिखाता है समाज में उदात्त चरित्र के लोगों का निर्माण है, सुचिता और मूल आधारित राजनीति करने वाले लोग पैदा हो। हमारे लिए आज अगर हमारा संगठन कहते कि आप मंत्री पर 16 वर्ष वगैरह भी काम करने की उतनी उम्र नहीं रह गई, लेकिन कोई ये कहे कि आपको तो नॉर्थ ईस्ट में जाके कठोर से कठोर क्षेत्र में जाके अपने संगठन को चलाना, तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाएंगे, मंत्री पद से इस्तीफा देकर जहां विचारधारा के अधिकारी कहने वहां जाकर काम करें। ये समर्पण, ये निष्ठा अपने जीवन में लाना जरूरी है। हमारा संगठन पूरी विचारधारा था, वो आदिवासी के क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे विद्यार्थी परिषद, चाहे किसान, चाहे बीजेपी। हमारा संघ का काम और एबीवीपी का काम है व्यक्ति निर्माण का काम करना। व्यक्ति निर्माण का काम करना। व्यक्ति कैसा हो? एक तो व्यक्ति ऐसा हो जो प्रधानमंत्री पद का जरूर है, एक व्यक्ति ऐसा हो जो पदलोलुप हो, स्वार्थी हो, लोगों को ठगे। इसलिए एक उदाहरण देना चाहूंगा, ज्यादा मन करो, मेरे पास पर्ची आ गई है। हमारे सीनियर आदमी काम करो, छोटे बच्चे को पता नहीं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का एक विचारक हुआ था कार्ल मार्क्स। और सूरज की किरणों में लाल के लेके सड़क में कुछ देख रहा था। उदाहरण दे रहा हूं, मेरे को उदाहरण बहुत पसंद है, जगह करने देता था। तो जैसे रणथंभौर की सड़क पर वो घूम रहा था दिन में लालटेन लेके, तो आने जाने वालों को गए और उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? उन्होंने मैं आदमी देखा। तो लोगों ने कहा मुझे आदमी तो है और सूरज की किरणें आप लालटेन से ऐसा कौन सा आदमी घूम रहे हो? तो कार्ल मार्क्स ने जवाब दिया आप मेरे लायक वो आदमी नहीं हो जिनको मैं ढूंढ रहा हूं, जिनको मैं चाहता हूं। आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई वर्ल्ड वैल्यू। मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जिसके नैतिक सिद्धांत बहुत ऊंचे हो, चरित्रवान हो, आदर्शवादी हो, सिद्धांतवादी हो और मेरी विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ा सके, ऐसा आपको से कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
निकालने से वह आदमी ढूंढ रहा। ऐसे आदमियों को निर्माण करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 19 से 25 से कर रही है। उनमें ये ऐसे व्यक्ति और आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति वो हैं जिनको काल मार्क्स ढूंढ रहा था, जिससे हमारे विचारधारा और हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु का स्थान बनाना चाहते हैं। भवन हमारा देश परम वैभव पर पहुंचे और अब पहुंचना हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। आपने कभी सोचा था इतने दिनों में आतंकवादी हमले हुए, मनमोहन सिंह जो है और कई कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, कभी आपने सुना था कि पाकिस्तान में अंदर घुस के हजारों किलोमीटर दूर अंदर घुस के आतंकवादी को ठोक के आ जाए, उनके आतंकवादी को ध्वस्त करके आ जाए? इसका मतलब है हमारा देश मजबूत हुआ। और यही हमारा देश है कि हम अखंड भारत का निर्माण करें, हमारे देश को मजबूत करें, हमारे समाज में जो कमजोरियां उनको दूर करें। ये समाज जवान बच्चे बच्चों को मैं कहते जाता हूं, आप ये संकल्प लेके जाओगे, ये कहोगे कि अपने शहर, अपने गली, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में जो नशा फैलाया जा रहा है विदेशी ताकतों के द्वारा, वो नशा फैलाकर हमारे जवान बच्चों को विदेशी ताकत हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। उस नशा के प्रति आपको जागरूक होके नशा मुक्ति का आंदोलन वैसे तो चला रही होगी, लेकिन नशा मुक्ति की ओर आपके अपने संगठन को ज्यादा जोर देना चाहिए। ये हमारे युवा पीढ़ी को संक्रमित कर रही है, उससे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ज्ञान ग्रहण करके पढ़ा तो करना ही है। कोई बाप लेके बैठा है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री, कोई एसपी, कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कमांडर, वो तो बने ही। देखो, आप ज्ञान की ज्वाला में खूब जलो, ज्ञान की ज्वाला में खूब जलो, सूर्य नहीं बन सकता तो तारा अवश्य बनना, इस संकल्प के साथ आपको अध्ययन करना है। आपने जो इच्छा व्यक्त की उस हिसाब से आप परिश्रम करो। हम जिस विवेकानंद को हमारा आदर्श मानते हैं, उनकी क्यूरोसिटी, उत्सुकता, संकल्प, ज्ञान हमें चाहिए। एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, ज्यादा नहीं करूंगा। विवेकानंद जी, आप जानते हो, आप विवेकानंद को आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। महापुरुष, तपस्वी, ज्ञानी, जिसने भाषण देके पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर डाला था, वो व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया और उसने रामकृष्ण से पूछा, आपने बताओ कि वो भगवान कहाँ है, वो देवी कहाँ है जिसका आप पूजा करते हो, जरा वो बताओ, दर्शन कराओ। बार बार कहा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इतनी आसानी से दर्शन होते, बहुत परिश्रम करने पड़े। उन्होंने मेरा जैसा कठोर परिश्रम कोई नहीं हो सकता, बताओ कौन सा परिश्रम करना, मेरे को देवी के दर्शन कराओ, वरना आप पाखंडी हो। रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि हटी है, हटकर बैठा, तो आपको तो हटी बनना है। हट, अगर आपने ये तय कर लिया हट कि मेरे को तो डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, तो बनना ही है। जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो,
लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में कभी विश्राम कैसे, विश्राम नहीं करना है। तो रामचंद्र प्रभु से सोचा मारेगा नहीं, बगल में आसन के झोपड़ी के पास ताला था नहीं आती। उन्होंने हमें दर्शन करा तो देवी को चलो पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने लगे तो रामकृष्ण परमहंस ने तैरते तैरते स्वामी विवेकानंद की गर्दन पकड़ के पानी में लगा दी। अब आपकी किसी मेरे जैसी गर्दन पानी में लगा दो तो मैं कितनी देर ठहरूंगा। आप लोग मत कर बैठना, मैं अंदर मर जाऊंगा। बहुत देर तक तो फिर खड़े नहीं, बाहर आने तक खड़े कहने आप मेरे को मारोगे, बाहर आने लो। रामकृष्ण परमहंस वहां गया है कुटिया में। उन्होंने कहा ऐसा एक समय आएगा जैसे आप तरफे हो तो मेरे प्राण जाए, मैं इस वहां नहीं रहना चाहता, ऐसी स्टेज आएगी, अगर उस स्टेज से आप वापस आओगे तो आपको देवी के दर्शन नहीं मिलेंगे। उस पराकाष्ठा को पार करके रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात काली देवी के दर्शन स्वामी विवेकानंद को कराए थे। इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा करना, हठी बनना और माता पिता का सम्मान करना, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना। और हमारा संगठन क्या कह रहा है, अनुशासित तरीके से उस लाइन पर जाकर हमारे संगठन को मजबूत करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। सबकी करोगे करोगे जब हाथ खड़ा करोगे, कौन कौन करेंगे? आधे करके करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, सब अपने घर का काम करेंगे, इससे मेरे को भी फायदा होगा। अभी तो मेरे को चुनाव था, तो ये लोग चुनाव अपने काम आते हैं, हमारे मतलब की बात है हम। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना, अनुशासन, नैतिक आचरण जो ओतप्रोत है, उस लाइन पर चलकर हमारे संगठन को मजबूत करना और संगठन की मजबूती के बल पर समाज में आमूल-चूल परिवर्तन करके राष्ट्रोपक्रम में भरपूर ले जाना, यह अपना सबका काम है, अपना सबका दायित्व है। और मेरे को भी काम हाथ खड़ा करो, जो नहीं जानता